तो आज के सेशन को मैं स्टार्ट कर रहा हूं और आज का सेशन हम डिस्कस करने वाले हैं सीएससी के रिगार्डेड, यानी डिलीवरी ऑफ हेल्थ सर्विसेज एट कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। लास्टली देखे होंगे आपने, दो सेशन हमने डिस्कस किए, जिसके अंदर फर्स्ट सेशन के अंदर हमने डिस्कस किया था सब सेंटर के रिगार्डेड, यानी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, जो कि अपग्रेडिंग का काम चल रहा है। ठीक है, उसके अंदर बताया गया था कि कितने सब सेंटर है उनको अपग्रेड किया जा रहा है और टोटल इंडिया के अंदर कितने सब सेंटर हैं। उसके बाद पीएससी के बारे में अपन ने बात की थी। पीएससी के रिगार्डेड हमने काफ़ी कुछ पढ़ा था। पीएससी के रिगार्डेड पीएससी कहाँ पर होती हैं, कितनी पॉपुलेशन होती है, कितनी पॉपुलेशन पर पीएससी होती हैं और एक पीएससी के अंदर कितने सब सेंटर होते हैं, कितने बेडेड यहाँ पर फैसिलिटीज़ होती हैं, क्या क्या फैसिलिटीज़ यहाँ पर होती हैं और क्या क्या सर्विसेज एक पीएससी के अंदर होती हैं, एक पीएससी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। सारी जानकारी हमने देख ली थी, उसका स्टाफिंग पैटर्न भी हमने देख लिया था। उसके बाद आज हम कम्युनिटी हेल्थ सेंटर के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं। तो स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे फर्स्ट वन हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर क्या होता है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर के अंदर क्या क्या फैसिलिटीज होती हैं और इसको कंट्रोल कौन करता है, इसका मेंटेनेंस का काम कौन करता है। देन हम इसके रिगार्डेड आगे फर्दर इस क्लास को आगे पढ़ेंगे। तो सबसे फर्स्ट वन हम इसके इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर यानी सीएससी क्या होता है और कहां पर होता है, किस तरीके से होता है। सबसे फर्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है, फर्स्ट पॉइंट इसमें याद रखना है और ये मान के चले काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफी बार कंपैरेटिव एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो सीधा सा और सिंपल सा यही पॉइंट आपको याद रखना है कि जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है उसको फर्स्ट रेफरल यूनिट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फर्स्ट रेफरल यूनिट बोला जाता है। फर्स्ट रेफरल यूनिट बोला जाता है किसको? एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर को, यानी सीएससी को फर्स्ट रेफरल यूनिट माना जाता है। ये क्वेश्चन प्रैक्टिकल के अंदर भी आपसे पूछा जा सकता है। वाइवा में काफी बार आपसे एक क्वेश्चन पूछा हुआ होगा, जब आपका कम्युनिटी एग्जाम हुआ होगा, कम्युनिटी प्रैक्टिकल हुआ होगा, एट द टाइम जब आप नर्सिंग कर रहे होंगे तब आपसे क्वेश्चन किया होगा एग्जामिनर में। जो एक्सटर्नल प्रैक्टिकल होते हैं, एक्सटर्नल प्रैक्टिकल लेने आते हैं एग्जामिनर, उन्होंने पूछा होगा कि फर्स्ट रेफरल यूनिट क्या होती है। तो कोशिश है कि आपको बता दिया गया होगा वहीं से आपको ये पता होगा। अगर नहीं है फ्रेंड्स तो एज ए कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर आप हो तो आपको ये पॉइंट तो याद रखना ही होगा। ठीक है, जो अभी तक हमने पढ़े हैं हेल्थ फैसिलिटीज, वो सारी बातें, सारे पॉइंट और सारे जो टॉपिक्स आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि ये आपके बेनिफिट के लिए है। यही नहीं है कि आपने एग्जाम दिया और बस काम हो गया इनका, नहीं। आपको जब तक आप सर्विस पे रहेंगे, जब तक आप सीएचओ पोस्ट पर रहेंगे, जब तक आप मेडिकल फील्ड से जुड़े हैं, जब तक आप रिटायर नहीं होते, तब तक ये आपको काम आने वाली है। तो आपको इनको भूलना नहीं है और अच्छी तरीके से याद रखना है। तो फर्स्ट पॉइंट हमने डिस्कस किया सीएससी के रिगार्डेड, यानी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर के रिगार्डेड, और इसके रिगार्डेड क्या डिस्कस किया कि कम्युनिटी हेल्थ सेंटर को फर्स्ट रेफरल यूनिट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फर्स्ट रेफरल यूनिट बोला जाता है, जो कि आप सामने देख पा रहे होंगे। आई थिंक पॉइंट बिल्कुल आपको याद रह गया होगा। आगे देखते हैं कि कितने बेडेड ये फैसिलिटीज होती है। तो एक सब सेंटर के अंदर हमने देखा था कितने बेडेड होने चाहिए, कम से कम उसमें हमने देखा था कि 2 से 3 बेड होते हैं। उसके बाद पीएससी के अंदर हमने देखा था कि 4 से 6 तक बेड होते हैं, यानी 6 बेडेड ये हॉस्पिटल होता है। सीएससी की अपन बात करें, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर की अपन बात करें, तो इसके अंदर 30 बेडेड होते हैं। 30 बेडेड हॉस्पिटल ये होता है। कितना होता है? 30 बेडेड। कितने बेड होते हैं? 30 बेड की फैसिलिटी यहाँ पर होती है। उसके अलावा ही यहां पर एक्सरे डिपार्टमेंट भी होता है। यहां पर क्या होता है? एक्सरे डिपार्टमेंट भी होता है, यानी जो अभी तक हमने पढ़ा सब सेंटर, पीएससी, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, उन सब की फैसिलिटी ये प्रोवाइड करेगा। उन सब में जो फैसिलिटी नहीं होती है वो सीएससी पर होगी, उन सब में जो फैसिलिटी नहीं होगी वो सीएससी पर होगी। यानी ये मान के चलिए सबसे स्टैंडर्ड जो सेंटर है वो यही है, सबसे स्टैंडर्ड जो सेंटर है वो यही है अभी तक हमने जो पढ़े हैं उनमें से। ठीक है, तो यहां पर अप्रोक्सीमेटली सभी फैसिलिटीज होती हैं। कुछ फैसिलिटीज नहीं हो पाती है, कुछ फैसिलिटीज जो कि फिर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंदर या मेडिकल कॉलेजेस के अंदर होती हैं। आई थिंक क्लियर हो रहा होगा आपके माइंड में। जो भी डाउट है आप कमेंट कर सकते हैं। आपको डाउटफुल नहीं रहना है, क्योंकि डाउट रहेगा तो फिर आपको कंफ्यूजन रहेगा, तो डाउट नहीं रखना है। तो सीएससी के बाद अपन कर रहे थे, सीएससी के अंदर कितने बेड होते हैं? 30, यानी 30 बेड होते हैं। और यहाँ पर एक्सरे डिपार्टमेंट भी होता है, ओटी फैसिलिटीज भी होती है, लेबर रूम भी होता है, और लेबोरेटरी फैसिलिटीज, जो मोस्ट ऑफ दी जो लेबोरेटरीज टेस्ट वगैरह करवाए जाते हैं उनके फैसिलिटीज भी यहाँ पर अवेलेबल होती है। कहाँ पर? एक सीएससी के अंदर। किसके अंदर? एक सीएससी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर के अंदर। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है और क्या क्या फैसिलिटीज यहाँ पर प्रोवाइड की जा सकती है और क्या क्या फैसिलिटीज एक सीएससी के अंडर होती है। तो देखिए, दिस सेंटर प्रोवाइड बेसिक स्पेशलिटी सर्विस, बेसिक स्पेशलिटीज जो सर्विसेज होती है, लाइक जनरल मेडिसिन सर्विसेज यहाँ पर होती हैं। पीडियाट्रिक और सर्जरी, पीडियाट्रिक सर्विसेज होती हैं, सर्जिकल सर्विसेज होती है, और उसके अलावा ऑब्स्टेट्रिकल जो गायनेकोलॉजिकल और ऑब्स्टेट्रिक जो सर्विसेज होती है वो कहाँ पर अवेलेबल होती है? सीएससी के अंदर होती है। यानी एक सीएससी ये फैसिलिटी भी प्रोवाइड करती है कि जो बेसिक
स्पेशलिटी होती हैं वो भी प्रोवाइड करती है। उनके अंदर सबसे मोस्ट ऑफ दी अपन देखें तो जनरल मेडिसिन, पीडियाट्रिक्स, सर्जरी, ऑब्स्टेट्रिक और गायनेकोलॉजी, ये सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। ठीक है, आगे देखें तो सीएससी का जो रेगुलेशन होता है, सीएससी को जो रेगुलेट करता है वो करता है स्टेट गवर्नमेंट। अब अभी तक हमने जो दोनों तीनों सेंटर्स पढ़े थे, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर के पहले हमने पढ़ा है सब सेंटर, उसके पहले पढ़ा है पीएचसी यानी प्राइमरी हेल्थ सेंटर। सब सेंटर को कंट्रोल टोटली 100% जो कंट्रोल कर रहा था, कौन कर रहा था? सेंट्रल गवर्नमेंट कर रहा था। कौन कर रहा था? सेंट्रल गवर्नमेंट। टोटली 100% जो कंट्रोल था सेंट्रल गवर्नमेंट कर रहा था। किसको? सब सेंटर को। यानी एक सब सेंटर को कंट्रोल करने के लिए 100% स्पॉन्सरशिप देता है सेंट्रल गवर्नमेंट। एक पीएससी को कंट्रोल करने के लिए या पीएससी को रेगुलेट करने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल या स्पॉन्सरशिप होता है? तो स्टेट गवर्नमेंट। हमने पढ़ा था कल की क्लास में, नहीं देखा हो तो जरूर देखें फ्रेंड, क्योंकि पूरा डिटेल से आपको इनके बारे में जानना होगा। उसके बाद आज हम पढ़ रहे हैं सीएससी, और सीएससी को भी रेगुलेट करता है स्टेट गवर्नमेंट। यानी कह सकते हैं पीएससी और सीएससी दोनों को ही रेगुलेट करता है, दोनों को ही कंट्रोल करता है, दोनों को ही मेंटेनेंस करता है स्टेट गवर्नमेंट, और सब सेंटर को मेंटेनेंस करता है सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, आई थिंक यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा। आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पॉइंट अपन डिस्कस करते हैं। और आई थिंक ये पॉइंट आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा, क्योंकि जस्ट इसके पहले जो पॉइंट अपन ने डिस्कस किया है वो और ये पॉइंट बिल्कुल एज इट इज सेम है। कैसे है देखिए, सीएससी सुपरवाइज या एस्टैब्लिश, अपन यहाँ कह सकते हैं पीएससी को सुपरवाइज या एस्टैब्लिशिंग कह सकते हैं ना, एस्टैब्लिशिंग या एस्टैब्लिश, और मेंटेनेंड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कौन सी? स्टेट गवर्नमेंट। यानी स्टेट गवर्नमेंट है, रेगुलेट करती है, कंट्रोल करती है, एस्टैब्लिश करती है, सुपरवाइज करती है और मेंटेनेंस का काम करती है। कौन? एस्टैब्लिश कौन करती है, रेगुलेट कौन करती है, सारा कुछ जो काम करती है वो कौन करती है? स्टेट गवर्नमेंट। पीएससी का भी कौन करती थी? पीएससी का भी कौन करती थी? स्टेट गवर्नमेंट ही करती थी सर। पीएससी का भी स्टेट गवर्नमेंट ही करती थी, और सीएससी का भी कौन करती है? स्टेट गवर्नमेंट ही करती है। केवल सब सेंटर का सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। केवल सब सेंटर का कौन करती है? सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। यहां तक आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अब स्टेट गवर्नमेंट भी किसके अंडर करती है? अंडर द मिनिमम बेसिक नीड प्रोग्राम और बेसिक मेडिकल सर्विसेज। ठीक है, किसके अंडर करती है? मिनिमम बेसिक नीड प्रोग्राम के अंडर करती हैं। और आई थिंक आप सबको याद होगा कि पीएससी का और सीएससी का दोनों का जो रेगुलेशन है, मेंटेनेंस है, सुपरवाइज है, वो सेम है, क्योंकि पीएससी को भी अंडर द मिनिमम बेसिक नीड प्रोग्राम के अंडर ही रेगुलेशन होता है और स्टेट गवर्नमेंट ही करती है। और वहीं पर सीएससी के भी सेम है, सीएससी में भी स्टेट गवर्नमेंट रेगुलेट करती है और अंडर मिनिमम बेसिक नीड प्रोग्राम के अंडर ही रेगुलेट होता है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो ये वाला पॉइंट है, पीएससी और सीएससी दोनों में कॉमन है। आगे बात करते हैं अपन, आगे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर फॉर्मिंग द अपर मोस्ट टायर। ठीक है, अपर मोस्ट टायर आर एस्टैब्लिशिंग एंड मेंटेनेंड बाय द स्टेट गवर्नमेंट अंडर द मिनिमम नीड प्रोग्राम और बेसिक मेडिकल सर्विसेज प्रोग्राम। यानी स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू एस्टैब्लिश की जाने वाली, रेगुलेट की जाने वाली और सुपरवाइज की जाने वाली अपर मोस्ट टायर के नाम से जाना जाता है। अपर मोस्ट टायर है एक सीएससी, यानी एक सीएससी को अपर मोस्ट टायर के नाम से जाना जाता है, या अपर मोस्ट टायर कह सकते हैं कम्युनिटी हेल्थ सेंटर को। किसके अंडर? एक स्टेट गवर्नमेंट के अंडर। यानी स्टेट गवर्नमेंट अंडर द मिनिमम नीड कंट्रोल प्रोग्राम, अंडर द मिनिमम नीड प्रोग्राम या बेसिक मेडिकल सर्विसेज प्रोग्राम के अंडर अपर मोस्ट टायर के रूप में मानी जाती है एक सीएससी, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर अपर मोस्ट टायर के रूप में मानी जाती है। स्टेट गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पर, स्टेट गवर्नमेंट की, तो अपर मोस्ट टायर है ये। क्या है? अपर मोस्ट टायर है एक सीएससी। ठीक है, अपर मोस्ट टायर है एक सीएससी। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। आगे बात करें तो यूजुअली इसके अंदर बेड स्ट्रेंथ मैंने पहले ही बता दी, 30 बेड होते हैं, 30 बेडेड ये हॉस्पिटल होता है। कितना होता है? 30 बेडेड। इसके अंदर क्या होती हैं? फैसिलिटीज होती हैं। आई थिंक यहां तक आपको याद हुआ होगा, समझ में आया होगा। आगे बात करते हैं, 2 पॉइंट और हैं जो कि इंट्रोडक्शन में अपन पढ़ेंगे, फिर आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट 1 पॉइंट आप देखिए, करंटली नंबर ऑफ सीएससी, करंटली नंबर ऑफ सीएससी इन इंडिया। इंडिया के अंदर करंटली जो नंबर ऑफ सीएससी हैं वो है 5335, 5335, यानी 5335, 5335 सीएससीज हैं करंटली इंडिया के अंदर। यानी ऑल ओवर इंडिया की अपन बात करें तो 5335 सीएससीज हैं इंडिया के अंदर। और ये डाटा में अंडर किसके अंडर दे रहा हूं? 31 मार्च 2019। ठीक है, 31 मार्च 2019 के अकॉर्डिंग ये डाटा आपको बता रहा हूं। बाकी ये डाटा थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकता है, क्योंकि टाइमिंग के अकॉर्डिंग
कुछ सब सेंटर्स और बिल्डअप किए जा रहे हैं, तो थोड़ा बहुत अल्टरेशन अलग अलग बुक में देखेंगे तो अलग अलग बुक में भी अलग अलग डाटा आपको अवेलेबल होगा। कहीं में 2018 के अकॉर्डिंग है, कहीं में 2019 के अकॉर्डिंग है, तो थोड़ा बहुत इनमें अल्टरेशन चल सकता है, अल्टरेशन हो सकता है, लेकिन आपको कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि ये एक्यूरेट डाटा रहते नहीं है, चेंजेज होते रहते हैं। ठीक है, अभी मैंने जो डाटा आपको दिया है ये 2019 के अकॉर्डिंग दिया है। ठीक है, तो इंडिया के अंदर टोटल नंबर ऑफ सीएससी थी 5335। कितनी? 5335, 5335। ठीक है, तो इतने कम्युनिटी हेल्थ सेंटर थे। उसके अलावा अपन आगे बात करें, ये पॉइंट आपको याद रखने की बात है कि एक सीएससी के अंडर होती हैं 4 पीएससी, एक सीएससी के अंडर होती हैं 4 पीएससी और 24 सब सेंटर। दोनों पॉइंट आपको याद रखना है कि 1 सीएससी एक्ट एज अ रेफरल सेंटर फॉर दी 4 पीएससी और 24 सब सेंटर। यानी एक सीएससी किसके लिए रेफरल यूनिट होती है, किसके लिए रेफरल सेंटर होती है? फॉर दी 4 पीएससी, 4 पीएससी के लिए और 24 24 सब सेंटर के लिए। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, आपको प्रैक्टिकल के अंदर, वाइवा के अंदर पूछा जा सकता है, पूछ भी सकते हैं, आपको अपने माइंड में फिट कर लेना है ये बात। ठीक है, तो याद रखना है एक सीएससी के अंदर कितनी पीएससी होती है? 4 पीएससी होती है सर। सब सेंटर कितने होते हैं? 24 सब सेंटर्स होते हैं सर, 24 सब सेंटर होते हैं एक सीएससी के अंदर। यानी एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर के अंदर 4 तो पीएससी होती हैं और 24 सब सेंटर होते हैं। आई थिंक यहाँ तक आपको ऑल ओवर क्लियरली समझ में आ गया होगा। आई थिंक क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हमने डिस्कस किया है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर के रिगार्डिंग, और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर का थोड़ा इंट्रोडक्शन हमने लिया है कि नॉर्मली अपन कह सकते हैं कि कम्युनिटी हेल्थ सेंटर क्या है? फर्स्ट रेफरल यूनिट है। उसके बाद यहाँ पर जो बेडों की जो नंबरिंग होती है, बेड कितने होते हैं, कितना बेडेड हॉस्पिटल होता है, तो 30 बेडेड यानी 30 बेड का ये हॉस्पिटल होता है। इसके अंदर फैसिलिटीज क्या क्या प्रोवाइड करते हैं सर? इसके अंदर अभी तक हमने जो पढ़े हैं सब सेंटर या पीएससी, उनके अंदर जो फैसिलिटीज नहीं होती हैं उससे भी स्पेशल फैसिलिटीज यहाँ पर होती है। यानी जो भी बेसिक स्पेशलिटीज होती है वो यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। लाइक यहाँ पर एक्सरे डिपार्टमेंट होता है, यहाँ पर ओटी होती है, यहाँ पर लेबर रूम होता है, यहाँ पर लेबोरेटरी फैसिलिटीज होती है, यहाँ पर जनरल मेडिसिन डिपार्टमेंट होता है, यहाँ पर पीडियाट्रिक का अलग डिपार्टमेंट होता है, यहाँ पर सर्जरी डिपार्टमेंट होता है, यहाँ पर ऑब्स्टेट्रिकल और गायनेकोलॉजिकल के लिए अंदर अलग से डिपार्टमेंट होता है। तो ये सारी सर्विसेज इसमें एक्स्ट्राली आपको पढ़नी है। उसके अलावा सीएससी का कंट्रोल और रेगुलेशन कौन करता है? तो सर स्टेट गवर्नमेंट करती है और एमएनपी के अंडर करती है। एमएनपी क्या सर? मिनिमम बेसिक नीड प्रोग्राम। ठीक है, उसके अलावा मिनिमम बेसिक नीड प्रोग्राम, उसके अलावा बेसिक मेडिकल सर्विसेज प्रोग्राम के अंदर ये करती है। और स्टेट गवर्नमेंट की अपर मोस्ट टायर के नाम से इसको जाना जाता है। स्टेट गवर्नमेंट के अपर मोस्ट टायर के नाम से जाना जाता है, जो कि अंडर द मिनिमम नीड प्रोग्राम के अंडर चलाई हुई है। ठीक है, याद रखें। आगे बात करें अपने करंटली इसके अंदर जो नंबरिंग कितनी है इंडिया के अंदर, तो 5335 है। और एक सीएससी 4 पीएससी के लिए रेफरल यूनिट होती है और 24 सब सेंटर के लिए रेफरल यूनिट होती है, रेफरल सेंटर होता है। आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा। अब अपन आगे बात करते हैं इसके लिए जो एस्टैब्लिशिंग क्राइटेरिया है, यानी कितनी पीएससी, एक पीएससी और एक सीएससी और एक सब सेंटर, सबके लिए अलग अलग अपन ने पढ़ा है कि एक सब सेंटर कहाँ पर होता है, कितनी पॉपुलेशन में होता है। आई थिंक आप सबको याद होगा क्योंकि आपने सारी क्लासेस पहले की पुरानी देख ली है, जो प्रीवियसली क्लासेस है वो आपने देख ली है, तो आपको सबका एस्टैब्लिशिंग क्राइटेरिया याद है और याद भी होना चाहिए। ठीक है, तो एक सब सेंटर की अपन ने देखी, फिर पीएससी की हमने देखी, अब सीएससी यानी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर की हम देख रहे हैं एक एस्टैब्लिशिंग क्राइटेरिया कि कितनी पॉपुलेशन पर एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर होता है। तो सबसे फर्स्ट वन अपन देखें यहाँ पर, तो हिली एरिया या ट्राइबल एरिया या फिर आदिवासी एरिया के अंदर अपन देखें तो 80,000 पॉपुलेशन पर एक सीएससी होना चाहिए। कितना सीएससी? एक सीएससी कहां पर होना चाहिए? 80,000 पॉपुलेशन पर। और प्लेन एरिया की अपन बात करें तो 1,20,000 1,20,000 पॉपुलेशन पर होना चाहिए। यानी रेंज में अपन कह सकते हैं कि 80,000 से लेकर 1,20,000 तक, 1,20,000 पॉपुलेशन पर एक सीएससी होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? एक सीएससी होनी चाहिए। 80,000 पॉपुलेशन सर किसके लिए मिनिमम है? जो कि हिली एरिया, ट्राइबल एरिया या आदिवासी एरिया के लिए है। और 1,20,000 सर किसके लिए? सर प्लेन एरिया के लिए है। तो अपन कह सकते हैं कि सीएससी यानी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर 80,000 से लेकर 1,20,000 तक की पॉपुलेशन तक
क्या किया जाता है, एस्टैब्लिश किया जाता है, बनाया जाता है, स्थापित किया जाता है। आई थिंक ये आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि कितनी पॉपुलेशन कहां पर होनी चाहिए जब एक सीएससी होगी और कितनी पॉपुलेशन कहां पर होनी चाहिए जब एक सीएससी होगी। तो हिली एरिया और ट्राइबल एरिया के अंदर तो कम से कम 80,000 पॉपुलेशन होनी चाहिए, तब जाकर वहां पर एक सीएससी होगी। और प्लेन एरिया है तो फिर वहां पर 1,20,000 पॉपुलेशन होनी चाहिए, तब जाकर वहां पर क्या होगी, एक सीएससी होगी, एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर होगा। आई थिंक यहां तक आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। आई थिंक यहां तक आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि कितनी पॉपुलेशन पर एक सीएससी होनी चाहिए। समझ में आ गया, बिल्कुल समझ में आ गया होगा, क्योंकि आपको अभी तक जितने भी एस्टैब्लिशिंग क्राइटेरिया आपको बताए पीएससी के अंदर, सब सेंटर के अंदर, वो आप सबको याद है, आप सबको समझ आ गया और आप सबको भी याद रखना है, क्योंकि आपको काफ़ी हेल्पफुल है आपके एग्जाम के रिगार्डेड। ठीक है, कितना कितना हेल्पफुल है, याद रखें, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। 80,000 और 1,20,000 काफ़ी मददगार होगा, क्योंकि प्रैक्टिकल के अंदर भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है और आप एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर हो, तो कम्युनिटी के बारे में आपको पता नहीं है तो फिर क्या पता है। ठीक है, जो हेल्थ स्ट्रक्चर है उनके बारे में आपको पता नहीं है तो फिर आपको क्या पता है, केवल एग्जाम पास करने के लिए ही ये नहीं पढ़ना है आपको, ये लाइफ टाइम लाइफ लॉन्ग आपको याद रहे, इस तरीके से आपको इनको पढ़ना है और याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एस्टैब्लिशिंग क्राइटेरिया के बाद हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसकी स्टाफिंग पैटर्न की बात करते हैं इसकी स्टाफिंग पैटर्न की। तो स्टाफिंग पैटर्न में आपको बताना चाहूंगा, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होना है आपको। देखो स्टाफिंग पैटर्न ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होना है आपको। स्टाफिंग पैटर्न हमने सब सेंटर के अंदर पढ़ा, पीएससी के अंदर पढ़ा, सब सेंटर के अंदर पढ़ा, पीएससी के अंदर पढ़ा, अब अपन सीएससी के अंदर पढ़ रहे हैं। सब सेंटर के अंदर हमने पढ़ा था कि 3 स्टाफ होते हैं, पीएससी के अंदर हमने पढ़ा था कि 13 का स्टाफ होता है और 14 का स्टाफ होता है। तो 2 टाइप के हमने पढ़ी थी। यहाँ पर सब सेंटर पढ़ा था 2 टाइप का, ए टाइप सब सेंटर, बी टाइप सब सेंटर, जिसमें एक में 3 स्टाफ थे, दूसरे में 4 स्टाफ थे। उसके अलावा पीएससी भी 2 टाइप की पढ़ी थी, ए और बी, और ए और बी दोनों में अपने स्टाफ देखे थे कि एक में तो 13 था और दूसरे में 14 था। उसके अलावा डिजायरेबल और एसेंशियल, केवल एसेंशियल की बात कर रहा हूँ, डिजायरेबल वो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ऐड होते हैं। ठीक है, वहीं पर आज हम सीएससी की बात करेंगे तो यहाँ पर जो स्टाफ होगा वो अप्रोक्सीमेटली 45-46 का स्टाफ होता है। यहाँ पर नॉर्मली बात करें तो 45-46 यानी 46 का स्टाफ यहाँ पर मान के चले 46 का स्टाफ होता है एक सीएससी के अंदर, यानी 46 स्टाफ, 46 स्टाफ यहाँ पर होते हैं। अब 46 के अंदर कौन कौन से स्टाफ होते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर के रिगार्डेड काफी सारी फैसिलिटीज अवेलेबल होती है। यहाँ पर एक्सरे डिपार्टमेंट अलग होता है, लेबर रूम अलग होता है, सर्जिकल डिपार्टमेंट अलग होता है, गायनेकोलॉजिकल डिपार्टमेंट अलग होता है, मेडिसिन डिपार्टमेंट अलग होता है। तो यहाँ अलग है तो उनके रिगार्डेड स्टाफ भी अलग अलग होंगे, इसीलिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्टाफ रहता है और 46 यहाँ पर होते हैं। अगर यहीं पर डिजायरेबल की बात करें तो 52 के समथिंग ये हो जाते हैं। ठीक है, एसेंशियल है कि 46 तो होंगे ही होंगे। अगर 46 कम पड़ते हैं, जरूरत है एक्स्ट्रा स्टाफ की, तो फिर यहाँ पर 52 स्टाफ रखे जाते हैं। तो याद रखना है, नॉर्मली इंट्रोडक्शन में बता रहा हूँ स्टाफिंग पैटर्न का, तीनों का मैंने बताया, तीनों टायर सिस्टम हमने पढ़ा। सब सेंटर के अंदर 3 से 4 स्टाफ रहते हैं, पीएससी के अंदर 13 से 14 रहते हैं और सीएससी के अंदर 45 से 46 यानी 45 to 46 तक स्टाफ रह सकते हैं। ठीक है, अब डिटेल से देखते हैं कि कौन सा स्टाफ कितने नंबर होते हैं, किस स्टाफ में, किस डिपार्टमेंट में कितना स्टाफ होता है। ठीक है, तो डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर पढ़ेंगे। तो आप देख सकते हैं मैन पावर एट द कम्युनिटी हेल्थ सेंटर अकॉर्डिंग टू IPHS स्टैंडर्ड 2012 के अकॉर्डिंग ये स्टाफिंग पैटर्न है और अभी तक यही पैटर्न आपको बताया जा रहा है, यही पैटर्न आपको याद रखना है। बाकी जैसे ही कोई नया पैटर्न आता है तो आपको अवेलेबल करवा दिया जाएगा, अभी तक यही पैटर्न आपको याद रखना है। तो देखिए यहाँ पर जो आपके सामने दिख रहा है, आप देख पा रहे होंगे जो इंडेक्स आपके सामने दिख रही हैं, यहाँ पर अलग अलग से ऑप्शन दिए हुए। देखो अभी तक हमने पढ़ा था कि स्टाफिंग पैटर्न था, एक तरफ तो स्टाफ था, दूसरी तरफ एसेंशियल स्टाफ था, तीसरी तरफ डिजायर स्टाफ था, क्वालिफिकेशन नहीं था और रिमार्क भी नहीं था। तो क्वालिफिकेशन देखिए आप पढ़े या नहीं पढ़े कोई बात नहीं है, हटा दो इसको। रिमार्क आप पढ़े या नहीं पढ़े कोई बात नहीं, लेकिन आपको स्टाफ और एसेंशियल और डिजायरेबल दोनों स्टाफ आपको याद होना चाहिए। ये तो एटलीस्ट आपको याद रहना ही चाहिए। आप क्वालिफिकेशन मत पढ़िए, ठीक है, क्वालिफिकेशन आपको नहीं पढ़ाया जाएगा। क्वालिफिकेशन ज्यादा डिटेल से पढ़ने की भी आपको जरूरत नहीं है, रिमार्क पढ़ने की भी आपको डिटेल से जरूरत नहीं है। केवल आप स्टाफिंग पैटर्न पढ़े और स्टाफिंग पैटर्न को ही याद रखने की कोशिश करें। बाकी अगर आप चाहते हैं कि क्वालिफिकेशन भी हम पढ़े, क्वालिफिकेशन भी हमें पता चले, तो आप क्वालिफिकेशन भी पढ़ सकते हैं और रिमार्क भी पढ़ सकते हैं कि कहां पर किस तरीके से ये वर्कआउट करते हैं। ठीक है, तो चलते हैं पढ़ते हैं इसके रिगार्डिंग डिटेल से। तो सबसे फर्स्ट वन हम देखिए अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग यूनिट के अंदर हम पढ़ेंगे। देखिए क्योंकि अलग अलग फैसिलिटीज अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग होते हैं यहाँ पर, तो
अलग अलग डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे। सबसे फर्स्ट वन हम पढ़ रहे हैं ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट के अंदर। किसके अंदर? ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट के अंदर। और इसके अंदर फर्स्ट स्टाफ होता है ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर। कौन होता है? ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर या फिर मेडिकल सुपरिटेंडेंट, जो कि कितना होता है? एक ही होता है, जो कि कितना होता है? एक ही होता है और डिजायरेबल नहीं होता है, केवल एसेंशियल स्टाफ होता है और वो भी एक ही होता है। कौन होता है? ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर या मेडिकल सुपरिटेंडेंट। याद रहे, ठीक है, याद रहे। और ये सुपर मोस्ट स्पेशलिस्ट होता है, सुपर मोस्ट स्पेशलिस्ट होता है सीएससी के अंडर, ठीक है, याद रखिए। आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्टाफ की बात करते हैं। अपन ब्लॉक यूनिट की बात कर रहे थे, ठीक है, आगे बात करते हैं। तो आगे बात करते हैं नेक्स्ट स्टाफ की। तो इसी के अंदर नेक्स्ट स्टाफ होता है, इसी के अंदर नेक्स्ट स्टाफ होता है पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट। पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट जो भी कितने होते हैं? सिंगल होता है, केवल एसेंशियल स्टाफ होता है, डिजायरेबल स्टाफ नहीं होता है। डिजायरेबल स्टाफ यहाँ पर नहीं होता है, केवल एसेंशियल स्टाफ होता है। पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट कौन होता है? पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट होता है। पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट कितना होता है? सर एक ही होता है और केवल एसेंशियल होता है, डिजायरेबल स्टाफ यहाँ पर नहीं होता है, ठीक है, याद रखें। उसके अलावा नेक्स्ट स्टाफ की बात करें तो पब्लिक हेल्थ नर्स यहाँ पर होता है, पीएचएन होती हैं, ठीक है, पब्लिक हेल्थ नर्स यहाँ पर होती है, पीएचएन होती हैं। और वो कितनी होती हैं? सर एक तो एसेंशियल होती हैं और एक डिजायरेबल होती हैं। तो दो होती है लेकिन एसेंशियल एक ही होती हैं। रिक्वायरमेंट एक ही है तो एक ही रहेगी। अगर ज्यादा रिक्वायरमेंट आ रही, जैसे कोई एंडेमिक कंडीशन आ गई, एपिडेमिक कंडीशन आ गई, जैसे कोविड-19 चला, तो उसके अंदर जो स्टाफिंग पैटर्न है वो बढ़ जाता है, क्योंकि रिक्वायरमेंट बढ़ती है तो फिर डिजायरेबल स्टाफ को यूटिलाइज किया जाता है। तो एक तो यहाँ पर एसेंशियल होती है और दूसरी क्या होती है? डिजायरेबल होती है, यानी एक तो एसेंशियल और एक ही डिजायरेबल स्टाफ यहाँ पर होती है। आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट डिपार्टमेंट की, स्पेशलिस्ट सर्विसेज। अब स्पेशलिस्ट सर्विसेज के अंदर स्टाफ कितना होता है? देखिए, स्पेशलिस्ट सर्विसेज के अंदर सबसे फर्स्ट वन जनरल सर्जन। और जनरल सर्जन कितना होता है? एक होता है, यहां पर भी डिजायरेबल स्टाफ नहीं होता है। फिजिशियन की बात करें तो फिजिशियन भी एक होता है, यहां पर भी डिजायरेबल स्टाफ नहीं होता है। ऑब्स्टेट्रिकर और गायनेकोलॉजी, ऑब्स्टेट्रिशियन और गायनेकोलॉजिकल या गायनेकोलॉजिस्ट जो होता है वो भी सिंगल होता है, डिजायरेबल नहीं होता है। उसके अलावा पीडियाट्रिशियन जो होता है वो भी सिंगल होता है, एक ही होता है, डिजायरेबल नहीं होता है। उसके अलावा एनेस्थेटिस्ट जो भी एक होता है, डिजायरेबल नहीं होता है। यानी जो अभी तक हमने देखे स्पेशलिस्ट सर्विसेज के अंदर, इनमें केवल एसेंशियल स्टाफ होता है, डिजायरेबल स्टाफ नहीं होता है। यानी जनरल सर्जन होता है एक, फिजिशियन होता है, ऑब्स्टेट्रिशियन और गायनेकोलॉजिस्ट होता है एक, पीडियाट्रिशियन होता है एक और एनेस्थेटिस्ट होता है एक। डिजायरेबल स्टाफ यहाँ पर नहीं होता है। आई थिंक यहाँ तक जो दो डिपार्टमेंट हमने पढ़े हैं वो आपको याद हो गए होंगे। पहला डिपार्टमेंट हमने पढ़ा था ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट और सेकंड डिपार्टमेंट हमने पढ़ा है स्पेशलिस्ट सर्विसेज। इसके अंदर हमने जो स्टाफ पढ़े हैं केवल एसेंशियल स्टाफ होते हैं, डिजायरेबल स्टाफ यहाँ पर नहीं होते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट डिपार्टमेंट की अपन बात करते हैं। नेक्स्ट डिपार्टमेंट यहाँ पर है, देखिए नेक्स्ट डिपार्टमेंट कौन सा है, आप देख सकते हैं जनरल ड्यूटी ऑफिसर। जनरल ड्यूटी ऑफिसर ये डिपार्टमेंट है। इसके अंदर आप देखें तो डेंटल सर्जन, कौन? डेंटल सर्जन जो भी कितना होता है? एक होता है, केवल एसेंशियल होता है, केवल एक होता है, वो भी एसेंशियल होता है, यहाँ पर भी डिजायरेबल नहीं होता है। उसके बाद करें जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर। जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर जो कितने होते हैं? दो होते हैं, यहाँ पर डिजायरेबल नहीं होता है, जो कि एमबीबीएस लेवल के होते हैं। उसके बाद मेडिकल ऑफिसर होता है आयुष का, आयुष से मेडिकल ऑफिसर होता है जो भी एक होता है, केवल एसेंशियल होता है, डिजायरेबल नहीं होता है। तो यहां तक भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट बात करते हैं नर्स एंड पैरामेडिकल्स। नर्स और पैरामेडिकल्स, ठीक है, ये डिपार्टमेंट है नर्स और पैरामेडिकल्स। इसके अंदर देखें स्टाफ नर्स, तो स्टाफ नर्स यहाँ पर कितनी होती है? 10 होती है। स्टाफ नर्स कितनी होती है? 10 होती हैं, डिजायरेबल नहीं होती हैं। फार्मासिस्ट की बात करें तो फार्मासिस्ट सिंगल होता है, एक होता है, वन होता है, यहाँ पर डिजायरेबल भी होता है एक। कितना होता है? डिजायरेबल भी होता है एक। आगे बात करें फार्मासिस्ट, आयुष का फार्मासिस्ट होता है, ये भी एक होता है, सिंगल होता है, वन होता है। लैब टेक्नीशियन की बात करें तो लैब टेक्नीशियन 2 होते हैं, डिजायरेबल नहीं होते हैं। फार्मासिस्ट भी नहीं होता है यहाँ पर 2, ठीक है। केवल जो जनरल फार्मासिस्ट होता है वो डिजायरेबल भी होता है, एसेंशियल भी होता है, लेकिन आयुष का तो सिंगल होता है, केवल एसेंशियल होता है। लैब टेक्नीशियन 2 होते हैं, डिजायरेबल नहीं होता है। उसके अलावा रेडियोग्राफर भी यहाँ पर एक होता है, जो एक्स्ट्रा डिपार्टमेंट संभालता है, एक ही होता है, यहाँ पर भी डिजायरेबल नहीं होता है। उसके अलावा डाइटिशियन यहाँ पर एसेंशियल नहीं होता है, डिजायरेबल, जब जरूरत पड़ती है तब ही इसको बुलाया जाता है, यानी केवल डिजायरेबल स्टाफ होता है डाइटिशियन,
ठीक है। डाइटिशियन केवल डिजायरेबल स्टाफ होता है, एसेंशियल स्टाफ नहीं होता है, याद रखना है, भूलना नहीं है। उसके अलावा आगे देखें तो ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट होता है, एक ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट होता है, एक डिजायरेबल नहीं होता है, केवल एसेंशियल होता है। उसके बाद आगे देखें तो डेंटल असिस्टेंट होता है, एक, इसके अंदर भी डिजायरेबल नहीं होता है। आगे देखें तो कोल्ड चेन या वैक्सीन लॉजिस्टिक असिस्टेंट, ठीक है, कोल्ड चेन असिस्टेंट या वैक्सीन लॉजिस्टिक असिस्टेंट होता है, एसेंशियल स्टाफ होता है, केवल एक, डिजायरेबल नहीं होता है। और आई थिंक यहाँ तक जो अभी तक अपने स्टाफिंग पैटर्न पढ़ा है वो आपको समझ आ गया होगा, आपको समझ आ गया होगा। आगे देखिए कुछ स्टाफिंग पैटर्न और हैं, उनको भी अपन देखते हैं। ओटी टेक्नीशियन देखिए यहाँ पर, ओटी टेक्नीशियन, जस्ट अ मिनट, ओटी टेक्नीशियन आप देखिए यहाँ पर, तो वो होता है एसेंशियल स्टाफ होता है, केवल एक, डिजायरेबल नहीं होता है। मल्टी रिहैबिलिटेशन या कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन वर्कर, ये एक तो एसेंशियल होता है और एक ही डिजायरेबल होता है, यानी एक एक दोनों ही होते हैं, असिस्टेंट, एसेंशियल और डिजायरेबल दोनों ही, रिहैबिलिटेशन वर्कर, ठीक है। उसके अलावा काउंसलर, काउंसलर केवल एसेंशियल होता है, डिजायरेबल नहीं होता है, काउंसलर केवल एसेंशियल होता है, डिजायरेबल नहीं होता है। तो यहाँ तक भी आपको समझ आ गया होगा। देखिए फ्रेंड्स, आप सबसे मैं फर्स्ट क्लास जब आपने ली थी, फर्स्ट क्लास BPCCHN के रिगार्डिंग यानी ब्रिज कोर्स, CHO के ब्रिज कोर्स के रिगार्डिंग जब स्टार्ट किया था हमने सेशन, तो फर्स्ट सेशन के अंदर ही आपसे कहा था कि नोटबुक आप साथ में रखें, क्योंकि काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, काफ़ी कुछ बातें होती हैं जो कि मैं केवल वीडियो में वर्बली बताता हूँ। हालांकि आपका थ्योरेटिकल सब्जेक्टिव पेपर है, तो ऑलमोस्ट जितना टॉपिक होता है वो सारा मैं आपको वीडियो के अंदर अवेलेबल करवाता हूँ, लेकिन कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जो कि मैं वर्बली बोल भी देता हूँ, जो कि मुझे याद आ जाते हैं एकदम से, तो मैं उनको वर्बली बोल देता हूँ। तो आप नोटबुक साथ रखें और नोटबुक साथ रखे ही इनको पढ़ें, ताकि काफ़ी सारी चीज़ें ऐसे आप वर्बली नोट भी कर सकते हैं, जो कि आपको आगे हेल्पफुल रहेगी। बाकी वीडियोस हैं आपके पास अवेलेबल हैं, जब आपकी मर्जी पड़ती है तब आप इनको देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं, ठीक है। आगे चले नेक्स्ट डिपार्टमेंट की, तो नेक्स्ट डिपार्टमेंट है यहाँ पर, नेक्स्ट डिपार्टमेंट है एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ। एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, इसके अंदर रजिस्ट्रेशन क्लर्क दो होते हैं, केवल एसेंशियल होते हैं, डिजायरेबल नहीं होते हैं। उसके अलावा स्टेटिस्टिकल असिस्टेंट या डाटा एंट्री ऑपरेटर है, जो कि दो होते हैं, डिजायरेबल नहीं होते हैं, ठीक है। उसके अलावा अकाउंटेंट या अकाउंट असिस्टेंट, जो कि सिंगल होता है, एक होता है, डिजायरेबल नहीं होता है। अब काफ़ी सारों के माइंड में अलग ही दौड़ रहा होगा, सर सिंगल मत बोलिए, हमारा माइंड कहीं और लग जाता है। सिंगल का मतलब एक होता है, यहाँ पर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाए, ठीक है। यहाँ पर आगे देखें, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट है, जो भी एक होता है, डिजायरेबल नहीं होता, केवल एसेंशियल होता है। तो यहाँ तक भी आपको समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट डिपार्टमेंट की बात करते हैं, ग्रुप डी स्टाफ। ग्रुप डी स्टाफ की अपन बात करते हैं, और ग्रुप डी स्टाफ के अंदर क्या क्या स्टाफ होता है देखिए। एक होता है ड्रेसर, जो कि एसेंशियल होता है, डिजायरेबल नहीं होता है। उसके अलावा वार्ड बॉय 5 होते हैं, जो कि केवल एसेंशियल होते हैं, डिजायरेबल नहीं होते हैं। ड्राइवर हैं, जो कि एक होता है, वो भी वॉलंटरी, ठीक है। उसके अलावा 3 डिजायरेबल होते हैं, जब जरूरत पड़ती है तब बुला लेते हैं। उसके अलावा आप देखिए, ये सारा स्टाफ हमने देखा, यानी टोटल जो एसेंशियल स्टाफ होता है, टोटल जो एसेंशियल स्टाफ होता है, एसेंशियल स्टाफ होता है वो कितना होता है, 46, और डिजायरेबल कितना होता है, 52। सर दोनों मिला के तो बहुत सारे हो गए, तो दोनों नहीं मिलाना है। अभी तक हमने यही पढ़ा है कि एसेंशियल जितने होते हैं, उसके अलावा जितने पैसे जितने एक्स्ट्रा में ऐड होते हैं वो प्लस हो जाते हैं। तो कितना हुआ, 52 हुआ कि नहीं हुआ। यानी 6 स्टाफ है जो कि एक्स्ट्रा में डिजायरेबल स्टाफ रखे जाते हैं, उनको जब रिक्वायरमेंट होती है तब बुलाया जाता है और उनसे अपनी सर्विसेज ली जाती है। तो उम्मीद है फ्रेंड्स, अभी तक जितने भी अपन ने स्टाफिंग पैटर्न देखे, सब सेंटर से लेकर आज CSC तक हमने स्टाफिंग पैटर्न देखे, उम्मीद है वो सारे आपको याद हो गए होंगे और उम्मीद है आपको समझ आए होंगे। क्योंकि काफ़ी सारे कैंडिडेट तो ऐसे होते हैं कि इन बड़ी बड़ी टेबल्स को देखकर, बड़े बड़े स्टाफ को देखकर ही डर जाते हैं। तो डरना नहीं है फ्रेंड्स, आपको थोड़ा सा समझते हुए इनको याद रखना है, बाकी ऐसा कुछ भी इनके अंदर नहीं है। तो CSC का स्टाफ हमने देखा और ऑलमोस्ट आई थिंक जो CSC का स्टाफ है आपको समझ आ गया होगा और आपको याद रहेगा तीनों के स्टाफ। सब सेंटर के अंदर स्टाफ कितना, सर से 3 से 4 स्टाफ वहाँ पर होते हैं। उसके अलावा PSC के अंदर सर कितना, सर 13 से 14 स्टाफ वहाँ पर होते हैं। उसके अलावा सर CSC के अंदर कितना, इसमें तो बहुत सारा होता है, क्या क्या याद रखेंगे। तो इसके अंदर 46 तो एसेंशियल होते हैं और 52 डिजायरेबल होते हैं, यानी 6 और ऐड हो जाते हैं, इसलिए कहते हैं डिजायरेबल, ठीक है। तो 56 और प्लस 6 स्टाफ यहाँ पर होता है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर के रिगार्डिंग। और आई थिंक यहाँ तक अभी तक हमने जो भी पढ़ा है हेल्थ सिस्टम के रिगार्डिंग, PSC CSC हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के रिगार्डेड, वो सारे सेशन आपने लिए होंगे और सारा कुछ आपको समझ में आया होगा। और अब हम बात करने जा रहे हैं कि एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर यानी CSC क्या क्या सर्विसेज अवेलेबल करवाता है। अब देखिए, कुछ सर्विसेज हैं जो कि ऑलरेडी हमने पढ़ ली है,
कुछ सर्विसेज हमने सब सेंटर के अंदर पढ़ ली हैं, कुछ सर्विसेज हमने पीएससी के अंदर पढ़ ली हैं। तो उन सर्विसेज को हम यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पर केवल मैं आपको वो सर्विसेज पढ़ाऊंगा, वो सर्विसेज बताऊंगा जो हमने अभी तक नहीं पढ़ी हैं, जो कि एक सीएससी पर एक्स्ट्रा होती हैं। यानी एक सीएससी पर एक्स्ट्रा जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, एडिशनली जो भी सर्विसेज है वो अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। बाकी सर्विसेज हमने ले ली है ऑलरेडी पीएससी और सब सेंटर के अंदर। जो पीएससी और सब सेंटर के अंदर जो भी सर्विसेज थी, उम्मीद है आपको समझ में आई होगी, और उम्मीद है वो सर्विसेज अगर सीएससी के अंदर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है तो वो सर्विसेज आप यहाँ पर ऐड करके लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ तक की जो भी सर्विसेज आपको बताई वो आपको समझ आई होगी। सीएससी के अंदर केवल हम एडिशनली जो भी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं वो सर्विसेज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आगे भी इसी तरीके से अपडेट आपको मिलते रहे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सीएससी की सब सर्विसेज के बारे में हम पढ़ते हैं। तो ऑलमोस्ट जो सर्विसेज हैं हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जो एक्स्ट्रा में वो पढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है फ्रेंड कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया और आपने क्या कर दिया, केवल जो सर्विसेज में यहाँ सीएससी के अंदर बता रहा हूँ, केवल जो सर्विसेज में आपको यहाँ सीएससी के अंदर बता रहा हूँ वो सर्विसेज आप लिखकर आ गए, और आप एक्सपेक्ट करते हैं इतना कि एग्जामिनर आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, एग्जामिनर आपको फुल मार्क्स देगा। तो इतना एक्सपेक्ट ना करे, क्योंकि जो सर्विसेज यहां पर मैं नहीं बता रहा उसका मीन्स वो है नहीं, क्या वो है, उनको अपन ने पहले पढ़ लिया है, इसलिए बार बार एक ही चीज को बार बार नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो सर्विसेज आपको पूरी ही लिखनी है वहां पर जब फाइनली एग्जाम होगा। बाकी जो भी होगा अपन प्रैक्टिस सेट करेंगे तो उनके अंदर सब कुछ आपको पता चल जाएगा किस तरीके से कहां पर क्या लिखना है। ठीक है, चलते हैं। फर्स्ट वन सर्विसेज होती है एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर की। एक सीएससी के अंदर जो फर्स्ट सर्विस होती है वो होती है आउट पेशेंट और इन पेशेंट। दोनों सर्विसेज यहाँ पर अवेलेबल होती है। इन पेशेंट डिपार्टमेंट अलग होता है और आउट पेशेंट डिपार्टमेंट अलग होता है। यानी कह सकते हैं ओपीडी और आईपीडी दोनों सर्विसेज यहाँ पर अवेलेबल होती हैं। कौन कौन सी? ओपीडी और आईपीडी। ओपीडी में पेशेंट आते हैं, दिखाकर ट्रीटमेंट लेते हैं और चले जाते हैं। आईपीडी में पेशेंट को एडमिट किया जाता है जब तक उसकी कंडीशन सही नहीं हो जाती है। तो ये दोनों सर्विसेज एक सीएससी प्रोवाइड करती हैं। उसके अंदर क्या क्या सर्विसेज, किस किस डिपार्टमेंट में सर्विसेज होती हैं देखिए। जनरल मेडिसिन के अंदर ओपीडी और आईपीडी यानी इम्पेशेंट डिपार्टमेंट और आउट पेशेंट डिपार्टमेंट दोनों ही होते हैं। उसके अलावा सर्जरी, उसके अलावा ऑब्स्टेट्रिक और गायनेकोलॉजी, उसके अलावा पीडियाट्रिक्स, डेंटल एंड आयुष सर्विस, ये सारी ओपीडी और आईपीडी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। उसके अलावा आई स्पेशलिटी, ठीक है, आई स्पेशलिस्ट सर्विसेज भी यहाँ पर प्रोवाइड की जाती हैं, जो कि 1 आई स्पेशलिस्ट सर्विसेज जो कि 5 सीएससी को कंट्रोल करता है। यानी कह सकते हैं कि 5 सीएससी जो होती हैं, 5 कम्युनिटी हेल्थ सेंटर होते हैं, वहां पर एक आई स्पेशलिस्ट होता है, वही डे बाय डे 5 सीएससी के अंदर विजिट करता है, ओपीडी और आईपीडी डिपार्टमेंट को संभालता है। ठीक है, ध्यान रहे ये पॉइंट याद रखने का। उसके अलावा 2 पॉइंट मेंशन करके यहाँ लिखे हुए हैं, केयर ऑफ रूटीन एंड इमरजेंसी केस इन सर्जरी। ठीक है, क्या क्या? रूटीन केयर और इमरजेंसी सर्जरी के रूप में भी एक सीएससी फंक्शन करती है, सर्विसेज प्रोवाइड करती है। उसके अलावा केयर, रूटीन और इमरजेंसी इन मेडिसिन, यानी मेडिसिन और सर्जरी दोनों ही सर्विसेज एक सीएससी, एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर प्रोवाइड करता है। आई थिंक ये सर्विस आपको कंप्लीटली समझ आ गई होगी। थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करें, आपको हर पॉइंट, हर बातें समझ में आएगी। आगे देखिए अपन नेक्स्ट सर्विसेज हैं मैटरनल सर्विसेज, और मैटरनल सर्विसेज के रिगार्डेड हमने काफी डिटेल से डिस्कस कर लिया है सब सेंटर और पीएससी के रिगार्डेड। उसके अंदर हमने प्रीनेटल, इंट्रानेटल और पोस्टनेटल के रिगार्डेड इंपॉर्टेंट सर्विसेज के बारे में देखा। यहां पर केवल जो एक्स्ट्रा में एडिशनली सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है उनके बारे में देखेंगे। बाकी इसके अंदर भी प्रीनेटल, इंट्रानेटल और पोस्टनेटल तीनों ही सर्विसेज आएगी। कौन कौन सी? प्रीनेटल भी आएगी, इंट्रानेटल भी आएगी और पोस्टनेटल सर्विसेज भी आएगी। उनको यहां पर हम मेंशन नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी पढ़ लिया है, तो आप इनको भी वहां से पढ़े, लेकिन वो सर्विसेज भी यहां पर आएगी। ठीक है, उसके अलावा एडिशनली जो सर्विसेज ऐड होती हैं एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर के अंदर, वो अपन यहां पर देखते हैं। देखिए, इन एडिशनल सर्विसेज एट पीएससी 24 आवर डिलीवरी सर्विसेज यहां पर होती हैं। सीएससी के अंदर 24 आवर डिलीवरी सर्विसेज होती हैं, लेकिन पीएससी और सब सेंटर के अंदर ऐसा नहीं होता है। तो ये स्पेशल सर्विसेज होती है एक सीएससी की। उसके अलावा नॉर्मल और असिस्टेड डिलीवरी यहां पर होती हैं, ये भी इसके अंदर इंक्लूड है ना, कि
24 घंटे 24 आवर डिलीवरी सर्विसेज इंक्लूडिंग नॉर्मल हो या असिस्टेड डिलीवरी हो, कोई सी भी डिलीवरी सर्विसेज हो सीएससी प्रोवाइड करवाती है। उसके अलावा मैनेजिंग लेबर यूजिंग पार्टोग्राफ, ये सर्विसेज तो पीएससी भी देता है। उसके अलावा ऑल रेफर्ड केस ऑफ कॉम्प्लिकेशन इन प्रेगनेंसी लेबर पोस्ट नेटल पीरियड मस्ट बी एडिक्वेटली ट्रीटेड, यानी सारे केसेस जितने भी कॉम्प्लिकेटेड केसेस जो कि रेफर्ड होकर आते हैं, रेफर्ड कहां से सर, सब सेंटर से रेफर्ड होकर आए हुए केस यहां पर मैनेज किए जाते हैं। पीएससी से रेफर्ड हुए केस, क्योंकि पीएससी में हमने पढ़ा था कि केस मैनेज नहीं हो रहा है तो उसको स्टेबल करो और रेफर्ड कर दो, उसको स्टेबल करो और रेफर कर दो। तो वहां से जो रेफर किए हुए केसेज आएंगे, जो कॉम्प्लिकेटेड केसेज आएंगे प्रेगनेंसी के दौरान या फिर लेबर का या फिर पोस्ट नेटल पीरियड का, उन सबको यहां पर एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाता है, मैनेजमेंट प्रोवाइड किया जाता है, केयर प्रोवाइड की जाती है सीएससी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर के रिगार्डिंग। उसके अलावा मिनिमम 48 आवर स्टे आफ्टर डिलीवरी, ये सर्विसेज भी यहां प्रोवाइड की जाती है और यही सर्विसेज पीएससी के अंदर भी हमने पढ़ी थी। उसके अलावा 3 to 7 डे स्टे पोस्ट डिलीवरी फॉर मैनेजिंग कॉम्प्लिकेशन, यानी 3 से 7 दिन तक भी आफ्टर डिलीवरी मदर को और बेबी को रखा जा सकता है यहां पर। कहां पर? सीएससी पर। कोई कॉम्प्लिकेशन हो उनको मैनेज करने के लिए, अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड ऐसा केस है तो उसको 3 से 7 दिन तक भी सीएससी के अंदर रखा जाता है मैनेज करने के लिए, कि उसके कॉम्प्लिकेशन नहीं हो, और कॉम्प्लिकेशन हो तो वो टाइम टू टाइम मैनेज हो जाए। ठीक है, तो ये सर्विसेज भी स्पेशल सर्विस है जो कि एक सीएससी के अंदर ही प्रोवाइड की जाती है। उसके अलावा प्रोफिशिएंसी इन आइडेंटिफिकेशन एंड मैनेजमेंट टू ऑल कॉम्प्लिकेशन इंक्लूडिंग पीपीएच, इक्लेम्शिया, सेप्सिस एटसेट्रा, यानी डिलीवरी के दौरान और डिलीवरी के बाद, यानी प्रीनेटल हो, इंट्रानेटल हो या पोस्टनेटल हो, तीनों ही कंडीशन में कोई ऐसा इमरजेंसी कॉम्प्लिकेशन जनरेट होता है तो उसको आइडेंटिफाई किया जाता है, जल्दी से जल्दी एज सून एज पॉसिबल उसको आइडेंटिफाई किया जाता है और उसका मैनेजमेंट यहां पर किया जाता है। कहां पर किया जाता है? एक सीएससी के अंदर। ड्यूरिंग पीएनसी एसेंशियल और इमरजेंसी ऑब्स्टेट्रिक केयर इंक्लूडिंग सर्जिकल इंटरवेंशन लाइक सीजेरियन, सीएस, ठीक है, सीएस सीजेरियन सेक्शन और अदर मेडिकल इंटरवेंशन एंड प्रोविजन ऑफ जननी सुरक्षा योजना या जननी शिशु सुरक्षा योजना, यानी यहां पर जो दोनों स्कीम चलाई हुई है, जननी सुरक्षा योजना JSY और जननी शिशु सुरक्षा योजना JSSY, इनके अंदर जो भी प्रोविजनल रखा जाता है उसको देखते हुए उनके अंडर लेडी को, प्रेग्नेंट लेडी को पूरी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती हैं, चाहे वो मेडिकल इंटरवेंशन हो चाहे वो सर्जिकल इंटरवेंशन हो, यानी चाहे वो मेडिकल सर्विस हो या फिर चाहे वो सर्जिकल सर्विस हो, मदर और उसके बेबी को पूरी फैसिलिटीज यहां पर प्रोवाइड की जाती है अंडर दोनों स्कीम कौन सी? JSY और JSSK, ठीक है, JSSY और JSSY, ठीक है, यहां पर JSSK भी है, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, ठीक है, तो ये भी है। तो इन दोनों के अंडर जो भी फैसिलिटीज होती है वो प्रोवाइड की जाती है इन दोनों को प्रोविजन मानते हुए, ठीक है। आई थिंक यहां तक की जो सर्विसेज है मैटरनल सर्विस वो आपको समझ में आ गई होगी। रिमेनिंग सर्विसेज हमने प्रीवियसली लेक्चर के अंदर पढ़ लिया है, तो रिमेनिंग पॉइंट आप वहां से पढ़िए और वहां से इनको कंप्लीट करें। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सर्विस की अपन बात करते हैं न्यूबॉर्न और चाइल्ड हेल्थ। न्यूबॉर्न और चाइल्ड हेल्थ, यानी ये सर्विसेज भी सीएससी प्रोवाइड करती है क्या? ये सर्विसेज भी पीएससी ने प्रोवाइड की थी कि नहीं की थी? सर वहां भी की थी और सब सेंटर के अंदर भी हमने इसके रिगार्डिंग बात की थी, तो जो वहां पढ़ लिया है वो आप यहां ऐड जरूर करें। केवल एडिशनली जो एक सीएससी के अंदर ऐड होगा वो अपन पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो न्यूबॉर्न के अंदर स्टेबलाइजिंग यूनिट इज प्रोवाइडेड, स्टेबलाइजेशन प्रोवाइडेड किया जा रहा है कि यूनिट होती है स्टेबलाइजिंग, यानी आफ्टर डिलीवरी एक वार्ड बनाया हुआ होता है, उसके अंदर बेबी को रखा जाता है, उसके अंदर जो भी कॉम्प्लिकेशन वगैरह होते हैं उनको स्टेबलाइज किया जाता है और रूटीन और इमरजेंसी केयर प्रोवाइड की जाती है। रूटीन और इमरजेंसी केयर प्रोवाइड की जाती है सिक चिल्ड्रन को, इंक्लूडिंग फैसिलिटी IMNCI। इसकी स्ट्रेटजीज को बेस्ड मानते हुए न्यूबॉर्न को, चाइल्ड को स्पेशल केयर प्रोवाइड की जाती हैं, ठीक है। आई थिंक क्लियर, और ये एक्स्ट्रा में एडिशनली में इसलिए यहाँ पर मेंशन किया, बाकी रिमेनिंग जानकारी, रिमेनिंग पोर्शन है, रिमेनिंग पॉइंट है वो आप प्रीवियसली लेक्चर के अंदर से देखिए और वहां से उनको पढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक सीएससी क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड करती हैं एक्स्ट्रा, उसके आगे अपन देखें तो फैमिली प्लानिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है एक सीएससी। फैमिली प्लानिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है एक सीएससी। कैसे? इसकी भी अपन ने प्रीवियसली बात कर ली है पीएससी और सब सेंटर के अंदर,
कुछ एडिशनली पॉइंट अपन यहाँ पर ऐड करेंगे, जैसे कि फुल रेंज ऑफ द फैमिली सर्विसेज, फुल रेंज ऑफ द फैमिली प्लानिंग सर्विसेज यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है, इंक्लूडिंग IEC, इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन के अंदर, काउंसलिंग, प्रोविजन ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिव्स, नॉन एस्केपल वैसेक्टोमी, लेप्रोस्कोपिक स्टेरिलाइजेशन सर्विसेज एंड देयर फॉलोअप केयर, सेफ अबॉर्शन सर्विसेज लाइक MTP एंड अबॉर्शन केयर गाइडलाइन ऑफ मेडिकल हेल्थ फैमिली वेलफेयर। ठीक है, यहां पर देखिए, यहां पर आप देखिए कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। फुल फैमिली प्लानिंग सर्विसेज यहां पर प्रोवाइड की जाती है, ऑलमोस्ट ये सर्विसेज हमने पहले पढ़ ली हैं। कुछ एडिशनली यहां पर ऐड की हैं, जैसे कि IEC, इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन और काउंसलिंग प्रोवाइड की जाती है। अंडर द कॉन्ट्रासेप्टिव्स, जितने भी कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं उनके बारे में सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। उसके अलावा जो परमानेंट कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं उनको एडप्ट करने वाले कपल को सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, लाइक नॉन एस्केपल वैसेक्टोमी करवाई जाती है, लेप्रोस्कोमी स्टेरिलाइजेशन करवाया जाता है, और सर्विसेज एंड फॉलो अप, और उनके रिगार्डेड जो भी फॉलो अप होती हैं वो सारी फैसिलिटीज यहाँ पर प्रोवाइड की जाती हैं। और आई थिंक यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। यहाँ तक जो भी अभी तक हमने पढ़ा है वो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या क्या हमने पढ़ा है। ठीक है, ये सब किसकी गाइडलाइन के अंदर, अबॉर्शन आर गाइडलाइन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इनके अंदर, इनकी गाइडलाइन के अंदर फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर के अंडर। आई थिंक बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गया होगा। इसके रिमेनिंग पॉइंट हैं, आप पीछे के जो लेक्चर हैं उनसे पढ़े और उनसे देखें, और आई थिंक वो आपने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं, आपको ऑलरेडी सब कुछ याद होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सर्विस प्रोवाइड करता है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, एक CSC नेक्स्ट सर्विस प्रोवाइड करता है, दैट इज नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, यानी इंप्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल हेल्थ प्रोग्राम। जितने भी नेशनल हेल्थ प्रोग्राम हैं उनका इंप्लीमेंटेशन करवाता है, इंप्लीमेंटेशन करता है एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, एक CSC। ठीक है, अब इसके रिगार्डेड भी हमने प्रीवियसली क्लासेस के अंदर देखा है, सब सेंटर के अंदर इनके रिगार्डिंग हमने डिटेल से पढ़ा है, उसके बाद PSC के अंदर पढ़ा है, कुछ एडिशनली चीजें थी। अब यहां पर ऑलमोस्ट जो अपन ने पहले पढ़ा है वही सारी चीजें हैं, केवल एनालिस्ट हम देख लेते हैं कौन कौन से प्रोग्राम आपको देखने हैं प्रीवियसली क्लासेस के अंदर, सिर्फ प्रीवियसली क्लासेस के अंदर जो पढ़ा है उनके अंदर। सबसे फर्स्ट वन प्रोग्राम है RNTCP, रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम, जो कि अपने प्रीवियसली क्लासेस के अंदर पढ़ लिया है, तो वहां से आप पढ़े, सेम एज PSC के अंदर हमने जो पढ़ा है। उसके अलावा NACP, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, इसके अंदर एडिशनली आपको क्या याद रखना है, इंटीग्रेटेड काउंसलिंग और टेस्टिंग सेंटर प्रोवाइड किए जाते हैं CSC के थ्रू, ब्लड स्टोरिंग यूनिट होती है, और STD क्लिनिक भी यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है CSC के अंदर। बाकी रिमेनिंग जो PSC के अंदर हमने पढ़ा है वही सारा कुछ आपको याद रखना है। केवल एडिशनली इतना सा आपको याद रखना है कि यहाँ पर इस प्रोग्राम के अंडर इंटीग्रेटेड काउंसलिंग और टेस्टिंग सेंटर यहां पर अवेलेबल करवाए जाते हैं, ब्लड स्टोरेज यूनिट यहां पर होती हैं, और STD सेक्सुअली ट्रांसमिटेड जो डिजीज है उनकी क्लिनिक्स यहां पर अवेलेबल होती हैं कम्युनिटी हेल्थ सेंटर के अंदर। उसके अलावा नेक्स्ट प्रोग्राम की बात करें, NVBDCP, नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, जो भी आपने पढ़ लिया है PSC के अंदर, और आई थिंक आपने अच्छी तरीके से पढ़ा होगा, याद हुआ होगा। आगे देखिए, नेशनल लेप्रोसी एलिमिनेशन प्रोग्राम, जो कि अपन ने डिटेल से आगे पढ़ लिया है। उसके बाद नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ब्लाइंडनेस, ये भी हमने पढ़ा हुआ है प्रीवियसली। उसके बाद IDSP, इंटीग्रेटेड डिजीज सर्वाइलेंस प्रोजेक्ट, ये भी हमने काफी अच्छी तरीके से पढ़ा है। इसके अंदर कुछ पॉइंट ऐड किए हैं, उनको अपन देख लेते हैं, बाकी प्रीवियसली हमने पढ़ लिया है। देखिए क्या ऐड किया है, CSC will function as a peripheral surveillance unit। ठीक है, कौन सी सर्वाइलेंस यूनिट, पेरिफेरल सर्वाइलेंस यूनिट, एंड कोलेट एनालिसिस एंड रिपोर्ट इंफॉर्मेशन टू द डिस्ट्रिक्ट सर्वाइलेंस यूनिट एंड ऑन सेलेक्टेड पेंडेमिक और प्रोन डिजीज, यानी कुछ प्रोन डिजीज के रिगार्डेड जो डिस्ट्रिक्ट सर्वाइलेंस यूनिट है वो प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन, रिपोर्ट और इंफॉर्मेशन, उसका एनालिसिस, वो सारा कुछ डाटाज है प्रोवाइड करता है इंटीग्रेटेड डिजीज सर्वाइलेंस प्रोजेक्ट। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा, नहीं समझ आया तो एक बार फिर से इन पैराग्राफ को पढ़िए, आई थिंक बिल्कुल क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करें नेक्स्ट प्रोग्राम की, NPPCD, नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डिफनेस, जो भी हमने पढ़ लिया है। उसके अलावा NMHP, नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, जो भी हमने पढ़ लिया है प्रीवियसली। उसके अलावा NPCDCS, नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज, कार्डियोवास्कुलर डिजीज एंड स्ट्रोक, यानी कुल मिला के कहे तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज,
क्या, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज यानी एनसीडीज, ठीक है। उसके अलावा NPHCE नेशनल प्रोग्राम फॉर हेल्थ केयर ऑफ एल्डरली के अंदर जो भी जियाट्रिक क्लिनिक्स वगैरह होती हैं वो यहाँ पर फैसिलिटीज एक्स्ट्रा में आपको याद रखना है। ये एड यहाँ पर करना है आपको कि सीएससी के अंदर जियाट्रिक क्लिनिक्स होती हैं जो कि एक वीक के अंदर 2 दिन तक चलती हैं, ठीक है, ट्वाइस अ वीक, एक वीक के अंदर 2 दिन ये चलती हैं, ठीक है। जियाट्रिक जो भी एल्डरली पर्सन के अंदर स्पेशल क्लिनिक्स सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं वो सीएससी के अंदर जियाट्रिक क्लिनिक्स प्रोवाइड की जाती हैं ट्वाइस अ डे, एक वीक के अंदर, एक वीक के अंदर कितने दिन, 2 दिन, ठीक है। याद रखें ये स्पेशल है तो ये याद रखें, ये स्पेशल है, स्टार बना दिया है मैंने, ठीक है, याद रखें। बाकी प्रीवियसली हमने पढ़ लिया है। उसके अलावा आगे देखिए फिजिकल मेडिसिन एंड रिहेबिलिटेशन सर्विस, ये भी प्रीवियसली देखिए। उसके अलावा नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम, ये भी सर्विसेज प्रोवाइड करता है सीएससी। और नेक्स्ट देखिए नेशनल आयोडीन डेफिशिएंसी डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, और ये भी हमने प्रीवियसली क्लासेस के अंदर देख लिए। तो ये जो जितने भी नेशनल लेवल के प्रोग्राम्स हैं उन सबका इंप्लीमेंट करता है एक सीएससी, और सीएससी के अंदर जो भी एडिशनली है वो अपने पढ़ लिया है, बाकी रिमेनिंग पोर्शन हमने पीएससी और सब सेंटर के अंदर पढ़ा है, तो वहां से आप उनको पढ़े। उसके अलावा क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है नेशनल प्रोग्राम के अलावा, स्कूल हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है, स्कूल हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड किया जाता है, और ये अपन ने पढ़ रखा है सब सेंटर के अंदर भी और पीएससी के अंदर भी हमने इनके बारे में डिटेल से पढ़ा हुआ है, तो इनका जो भी मटेरियल है आप वहां से पढ़ें, ठीक है, बार बार इन चीज को नहीं पढ़ेंगे। उसके अलावा हमने पढ़ा है एडोलसेंट हेल्थ केयर, ये भी हमने सब सेंटर और पीएससी दोनों में ही पढ़ी है, तो ये भी वहां पर आप इजीली अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। उसके अलावा ब्लड स्टोरिंग फैसिलिटी, हाँ ये नहीं है, ये सब सेंटर या पीएससी के अंदर नहीं होती है, केवल सीएससी के अंदर ब्लड स्टोरिंग फैसिलिटीज होती है। ब्लड एक तरीके से ब्लड बैंक का काम करती हैं, ब्लड बैंक यहां पर बोल सकते हैं अपन, ठीक है। तो ब्लड स्टोरिंग फैसिलिटीज केवल सीएससी के अंदर प्रोवाइड की जाती हैं, तो ये आपको याद रखें। इसके अंदर क्या क्या होता है आप सबको पता है, ब्लड स्टोर करके रखा जाता है इमरजेंसी कंडीशंस के लिए, जैसे कि ब्लड डोनेशन जो कैंप वगैरह ऑर्गेनाइज किए जाते हैं उनके थ्रू यूनिट वाइज यहाँ पर ब्लड स्टोरिंग किया जाता है, और ब्लड का क्रॉस मैच करके ब्लड अवेलेबल करवाया जाता है। ब्लड बैंक हम यहाँ कह सकते हैं कि ब्लड बैंक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। उसके अलावा डायग्नोस्टिक सर्विसेज प्रोवाइड करता है, डायग्नोस्टिक सर्विसेज यहाँ पर प्रोवाइड करता है जो कि काफ़ी एडिशनली है, क्योंकि पीएससी के अंदर इतना फैसिलिटीज़ नहीं होती है, कुछ फैसिलिटी डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ वहाँ पर होती है लेकिन सारी फैसिलिटीज़ वहाँ पर अवेलेबल नहीं होती हैं, जो कि सीएससी पर या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में अच्छी तरीके से अवेलेबल होती है। कौन कौन सी एडिशनली डायग्नोस्टिक होती हैं, डायग्नोस्टिक सर्विसेज होती हैं, तो देखिए एडिशनली इन एक्सरे, क्या होता है यहाँ पर, एक्सरे डिपार्टमेंट अलग से होता है यहाँ पर, यानी स्क्रीनिंग के लिए, डायग्नोसिस के लिए स्क्रीनिंग डिपार्टमेंट यहाँ पर होता है, उसके अंदर एक्सरे डिपार्टमेंट होता है, ईसीजी होता है, ठीक है। ये इजीली अप्रोप्रिएटली अवेलेबल होती है सीएससी के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर अवेलेबल उनके लिए ट्रेनिंग और स्टाफिंग सब कुछ, लैब टेक्नीशियंस ये सारे कुछ वहाँ पर अवेलेबल होते हैं, यानी डायग्नोस्टिक सर्विसेज भी यहाँ पर प्रोवाइड की जाती हैं। और लास्ट पॉइंट यहाँ पर है मैटरनल डेथ रिव्यू भी यहाँ पर देखा जाता है, यानी जैसे कि लेबर के कंडीशन में, लेबर ड्यूरिंग इंट्रानेटल किसी की डेथ हो गई, प्रेगनेंसी कंडीशन में डेथ हो गई, तो उनकी मैटरनल जो डेथ है उनका रिव्यू लिया जाता है कि किस तरीके से डेथ हुई, क्या हुई, सारा डाटा यहाँ पर कलेक्ट किया जाता है। और आई थिंक जो फैसिलिटीज़ हमने देखी सीएससी के रिगार्डेड वो आपको समझ आ गई होगी, और जो फैसिलिटीज़ हमने प्रीवियसली पढ़ ली है वो मैंने बता दिया है, कौन सी फैसिलिटीज हमने पहले पढ़ ली है, तो उनको वहाँ से पढ़े। और आई थिंक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर के रिगार्डेड जो भी हमने पढ़ा है बिल्कुल करेक्टली आपके भेजे में घुस गया होगा, आपके दिमाग में घुस गया होगा, और आपको याद रहा होगा, और आपको आगे भी ये याद रहेगा जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा, और लाइफ लॉन्ग ये याद रहेगा जब तक आपको इनकी जरूरत पड़ती रहेगी। लेकिन मेरा कहने का मीन्स यही है, आप इनको एक दो बार क्विक रिव्यू करते रहे, रिपीट करते रहे, देखते रहे, रिवाइज करते रहे, ताकि इनको आप भूले नहीं है, क्योंकि कोई भी चीज़ एक बार माइंड में स्टोर होगी तो उनको भूलने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन उस टाइमिंग से पहले ही आप उनको एक बार फिर से रिव्यू कर लेंगे, देख लेंगे, तो आई थिंक वो कभी आप नहीं भूलेंगे। तो आज के सेशन के अंदर जो भी हमने पढ़ा है आई थिंक आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा, और लास्ट क्लासेस भी जो अभी तक हमने पढ़ी वो समझ में आई होंगी। जिन्होंने लास्ट क्लासेस नहीं पढ़ी हैं वो ज़रूर पढ़े,